करें सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो आपके 7 जुलाई को एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे ईवीएस की पेडागोजी रहेगी। इससे पहले मैंने सीटी पर इसकी पेडागोजी और ईवीएस के बना रखा है, वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिए। ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने छात्रों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वे किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। व्हेन एन ईवीएस टीचर टेक्स हिज हर स्टूडेंट टू आ जू ही शी इंटेंडेड टू। ऑप्शन ए है कि बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, सेंसिटाइज स्टूडेंट्स फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, गिव एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स टू मेक टीचिंग एंजॉयबल। तीसरा कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा हर जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, लेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। और चौथा कह रहा है कि बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना, डेवलप स्किल्स इन स्टूडेंट टू डोमेस्टिक्स एनिमल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्थियों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। ठीक है, क्योंकि बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदन हम बना नहीं सकते, बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका नहीं दे सकते, ना ही उन्हें पशुओं को पालने के कौशल को विकसित कर सकते हैं। हम यही कर सकते हैं कि हम उनके वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियाँ होती है और कक्षा विद्यार्जन के बीच जो परस्पर संबंध होता है एक दूसरे के बीच, वो हम स्थापित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज़ का जो टीचर है वो क्या करता है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर जाता है चिड़ियाघर यानी जू में। तो उनका यही उद्देश्य हो जाता है ले जाने का कि बच्चों के वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं और कक्षा विद्यार्थियों के बीच जो एक दूसरे से संबंध होते हैं वो क्या कर सके, स्थापित कर सके। क्योंकि चिड़ियाघर जो होता है वो भ्रमण में बच्चों सक्रिय भागीदारी के साथ ऐसी अवधारणाएं, विचार और व्यवहारिक अनुभव से परिचित होते हैं जिन्हें कक्षा के वातावरण में प्रदान नहीं कर सकते। क्या होता है कि जब वो भ्रमण करने जाते हैं तो भाई सभी चीज़ों को बारीकी से देखते हैं कि कैसे चिड़ियाघर होता है, कैसे जानवर होते हैं, कैसे उन्हें पाला जाता है, क्या उन्हें दिया जाता है, कैसे क्या सब कुछ होता है। तो उससे बहुत अच्छे से वो सीख सकते हैं और वो सब हम सिर्फ किताबों में पढ़ाकर उन्हें सिखा नहीं सकते, ठीक है, अच्छे के वातावरण में उन्हें प्रदान नहीं कर सकते। हम अवधारणाएं, विचार और व्यवहारिक अनुभव से उन्हें अच्छे से परिचित करा सकते हैं चिड़ियाघर ले जाकर। ऐच्छिक भ्रमण विद्यार्थियों को व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से जोड़ते हैं जिससे वे अधिगम और प्रत्यक्ष अनुभव में संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों का जो व्यक्तिगत और सामाजिक रूप होता है उसको एक दूसरे से जोड़ लेते हैं जिससे वे अधिगम और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि वो सारी जो उन्हें लर्निंग होती है वो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, किताबों से नहीं होती, जिससे उन्हें रट्टा नहीं मारना पड़ता और वास्तविक जीवन से जोड़कर वो उन्हें सीख लेते हैं और ज़्यादा दिनों तक यहाँ तो समझो लाइफ टाइम तो उनके पास ये विद्या रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल का विकास का नहीं है। क्या पूछा है, नहीं पूछा है। रमेश frequently asked problem questioning in his class 5 EVA class. The appropriate aim is not at improving students. ऑप्शन कह रहा है ये कि प्रदर्शन कौशल डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स, दूसरा कह रहा है कि अवलोकन कौशल ऑब्जर्वेशन स्किल्स, तीसरा कह रहा है रचनात्मक कौशल क्रिएटिव स्किल्स, चौथा कह रहा है कि श्रवण कौशल लिसनिंग स्किल्स। बताइए कि जो रमेश है वो अपनी कौन सी क्लास की, क्लास 5 है इन्वेंटल स्टडीज़ की। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। कैसे पूछता है, खोजपूर्ण प्रश्न। तो इसका उद्देश्य किस कौशल का विकास करना नहीं है। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदर्शन कौशल यानी कि डेमोन्स्ट्रेशंस कौशल, उसका स्किल्स का वो विकास नहीं कर रहा, जबकि वो अवलोकन कौशल, ऑब्जर्वेशन का, रचनात्मक क्रिएटिव का, श्रवण लिसनिंग का, इन सब का विकास कर रहा है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या है, पूछा है करना है विकास की नहीं करना है। नहीं वाले क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्याख्या कह रही है कि रमेश कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। कैसे प्रश्न पूछता है, खोजपूर्ण, जिसके द्वारा जो बच्चे होते हैं उनमें पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान से नवीन ज्ञान यानी कि अभी तक के ज्ञान को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और एक सक्रिय अधिगम करने का प्रयास करते हैं। और क्या करते हैं, जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है, प्रैक्टिस करते हैं कि लर्निंग जो है वो सक्रिय हो सके यानी कि एक्टिव रह सके।
इस प्रक्रिया में जो बच्चे होते हैं वो शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनके प्रश्नों के प्रति अनुक्रियाओं का अवलोकन करते हैं। टीचर जो कुछ भी कहता है तो ये स्टूडेंट्स का कर्तव्य होता है कि उन्हें अच्छे से सुने, तो वो उन्हें अच्छे से सुनते हैं और उन प्रश्नों के बाद क्या कहते हैं, अपनी अनुक्रिया करते हैं। पुनः केंद्रीकरण और पुनः प्रेषण के चरणों से गुजरते हुए नए नए विचार और समस्याओं का सृजन करते हैं। अतः इन खोजपूर्ण प्रश्नों द्वारा अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल और श्रवण कौशल का विकास तो होता है, परंतु प्रदर्शन कौशल का विकास नहीं होता। हमसे यही पूछा था कि इसके द्वारा किस कौशल का विकास नहीं होता, तो प्रदर्शन कौशल का। और होता किसका है, तो वो है अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल, श्रवण कौशल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि पर्यावरणीय अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं। इन इन्वायरमेंटल स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन ए है सृजन, कंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन बी है सिलेक्शन यानी कि चयन, सी है भाषण, ऑप्शन डी है लेखन यानी कि राइटिंग। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि ए और बी, दूसरा कह रहा है सी और डी, तीसरा कह रहा है ए और डी, चौथा कह रहा है बी और डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए और बी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समस्या समाधान विधि में विद्यार्थियों के समक्ष किसी समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे वे उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सके तथा अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर समस्या समाधान संबंधी विकल्प प्रस्तुत कर सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में क्या होता है, जो विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं जिससे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा तरीके से सोच सकें और उसके आधार उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में जो लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयन समाधान विधि के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कौन कौन से पूछ लेगा कि पर्यावरण अध्ययन में लक्ष्य केंद्रित विधि के, सृजनात्मक विधि के और चयन समस्या विधि के क्या होते हैं, महत्वपूर्ण गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, द लैंग्वेज दैट हैज़ टू बी यूज्ड बाय एन ईवीएस टीचर शुड बी। ऑप्शन ए है औपचारिक या परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, फॉर्मल विद एम्फेसिस ऑन डेफिनेशंस। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएं, डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू कम्प्रहेंड। बिल्कुल गलत बात है, ऐसी भाषा में कभी नहीं रखनी चाहिए जो बच्चों के लिए कठिन और बच्चे समझ ही नहीं पाए। हमेशा ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि बच्चों के लिए ईजी हो, ना कि डिफिकल्ट होते तो हट जाएगा। औपचारिक परिभाषाओं पर बल देना चाहिए, ये भी हटा दीजिए। क्यों, परिभाषाओं पर अगर हम बोल देंगे तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे। ऐसी भाषा तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए जो उसकी परिभाषा पर बल देती हो। तीसरी कह रही है कि बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, रिलेटेड टू एवरीबॉडी लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल अच्छी बात है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए ईवीएस की जो बच्चों से किससे संबंधित है, उनकी डेली लाइफ से संबंधित है, जिससे उन्हें रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, उन्हें अच्छे से समझ सकें। ठीक है, और प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए, टेक्निकल इन नेचर नहीं, टेक्निकल नहीं होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ईवीएस शिक्षक के द्वारा कैसी भाषा प्रयोग करना चाहिए, ऐसी भाषा जो बच्चों की दैनिक रोजमर्रा से संबंधित हो, जिसमें बच्चे घर, परिवार, विद्यालय की कक्षाओं से संबंधित निकटतम परिवेश से सीखते हुए धीरे धीरे विद्यालय के व्यापक वातावरण से जुड़ सकें। इसमें क्या हो सकता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले अपने घर से, फिर अपनी फैमिली से, फिर अपनी विद्यालय की कक्षाओं से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, धीरे धीरे उनके परिवेश से वो जुड़ जाती है। ठीक है, उनके परिवेश से जुड़ते जुड़ते वो क्या करती है, धीरे धीरे विद्यालय के व्यापक वातावरण यानी कि जो बड़ा सा वातावरण होता है उससे जुड़ जाती है तथा परिवेश से सीधे अंतःक्रिया करते हुए ज्ञान अर्जन वो कर सकते हैं, यानी ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। दैनिक भाषाएं बच्चों की कक्षा में समावेशित होने में क्या करती हैं, सहजता प्रदान करती हैं, जिससे बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से अधिगम करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, बच्चे रुचिपूर्ण अधिगम करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे यूज ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर हेल्पफुल बिकॉज दे। पहला है कि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट ऑल सेंसेस। दूसरा कह रहा है कि अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल।
तीसरा कह रहा है कि शिक्षकों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, हेल्प टीचर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, ट्रेट स्टूडेंट्स अटेंशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट ऑल सेंसेस। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आकर्षक और प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक होता है, क्योंकि सभी जो होते हैं वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को क्या करते हैं, सक्रिय करते हुए छात्रों से ध्यान से सीखने और उनकी पढ़ाई यानी अध्ययन पर अधिक ज्ञान केंद्रित करने पर मदद करती हैं। ये सामग्री छात्रों की समझ को बेहतर बनाने में मदद करती है। इससे क्या होता है कि छात्रों की जो समझ होती है वो बेहतर बन सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द लीस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन टीचिंग ऑफ ईवीएस। पहला है कि विद्यार्थियों से परिचर्चा, डिस्कशन विद स्टूडेंट्स। दूसरा कह रहा है कार्यपत्रों पर चित्र और रूपरेखा को बनाना, ड्राइंग डायग्राम्स एंड स्केचेस ऑन वर्कशीट्स। तीसरा कह रहा है कि अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, पनिशिंग डिसओबीडेंट स्टूडेंट्स। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना, टाकिंग स्टूडेंट्स आउटसाइड फॉर नेचर वॉक। तो बताइए सबसे कम कैसे पूछा है, न्यूनतम पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। विद्यार्थियों से परिचय करना तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर विद्यार्थियों से डिस्कस ही नहीं करेगा तो उनकी प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी, तो ये तो हम कर सकते हैं। फिर क्या है, कार्यपत्रों चित्रों पर रूपरेखा को बनाना है, ये भी कर सकते हैं, शेर पर भी ले जा सकते हैं। ऑप्शन सी जो अवज्ञाकारी विद्यार्थी होते हैं उनको सजा देना जो होता है वो सबसे कम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, बाकी सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है कि जो अवज्ञाकारी विद्यार्थी हैं उनको सजा देना, क्योंकि इससे बच्चों में क्या होती है कि नकारात्मकता आती है। इससे छात्र शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना बंद कर देते हैं। अगर आप हर समय बच्चों को डंडी देते रहेंगे, उनकी बिना बातें सुने या फिर उन्हें बिना अच्छे से समझे, तो क्या होगा कि छात्र जो होगा वो धीरे धीरे वो टीचर को सुनना बंद कर देगा और यही सोचेगा कि ये तो हर समय चिल्लाता ही रहता है, ये तो हर समय मुझे डांटता ही रहता है, मुझे सजा ही देता रहता है, तो फिर दे देगा सजा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो वो आपको को समझेगा ही नहीं, इसलिए प्यार से बच्चों को समझाना चाहिए। और क्रियाकलाप में सहभागिता नहीं दिखा देता। शिक्षक का पूरा दायित्व होता है कि बच्चे अवज्ञा करें तो उन्हें प्रेम और सौहार्द से अपनी बातों को समझाएं कि बच्चों में सार्थक समझ विकसित हो। क्या करना चाहिए, अगर बच्चे आपकी अवज्ञा करें तो उन्हें डांटना या मारना नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें समझाना चाहिए, जिससे कि वो आपकी बातों को समझ सके और उनमें क्या हो सके, एक सार्थक यानी अच्छी समझ विकसित हो सके। ठीक है, ऐसा ही हमें अपनाना चाहिए तरीका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहलुओं को सम्मिलित करने के उद्देश्यों को पहचानिए। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूडिंग रीडर्स इन एनवायरनमेंट स्टडीज। पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, टू डेवलप लॉजिकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स। तीसरा कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थी के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स एंड डिराइव प्लीजर फ्रॉम इट। बकवास है ये तो हटा दीजिए, ऐसा कभी हो सकता है कि विद्यार्थी के मन को भ्रमित कर दो और कम आनंदित महसूस करो, बकवास है। अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों को खेल खिलाना, टू मेक स्टूडेंट्स प्ले, ये भी नहीं हो सकता और मन को तो भ्रमित करना चाहिए ही नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा कि टू डेवलप लॉजिकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में क्या करना, तर्क क्षमता का विकास करना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पहली एक गूढ़ प्रश्न है, जो पहली होती है रिडल क्या होती है, एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसे हल करने या फिर अनुमान लगाने के लिए एक समस्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तथा पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहलुओं को सम्मिलित करने, छात्रों की भागीदारी, एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करने तथा तर्क क्षमता को विकसित करने में क्या करता है, हेल्प करता है। पहेलियाँ बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से सीखने में हेल्प करती हैं, और जब विद्यार्थियों को उनका हल करने का तरीका स्वयं ही करना पड़ता है, क्योंकि इससे उनके क्या होता है कि सोचने की और तर्क करने की भी कौशल होता है, स्किल वो डेवलप हो जाती है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स इज इम्पोर्टेंट इन टीचर लर्निंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स। पहला है कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा के स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की समझ के अंतर के गैप इन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक की क्षमता के कैपेबिलिटी ऑफ टीचर। पहला कह रहा है के और बी, दूसरा कह रहा है बी और सी, तीसरा कह रहा है केवल सी, चौथा कह रहा है ए बी और सी। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में जो विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न ये संकेत देते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कितनी भी जिज्ञासा के साथ पर्यावरण गतिविधियों में सेविका दिखा रहे हैं तो उनमें प्रत्येक विद्यार्थी की समझ का स्तर क्या है, जिससे वे शिक्षक अपनी समझ और रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी और रोचक बना सके जो कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम में सहायक हो सके। इससे क्या होता है कि टीचर को इस बारे में पता चलता है कि स्टूडेंट्स को इस बारे में कितना आता है, कितना और एफर्ट लगाएं कि उसे और अच्छे से आ जाए, या फिर और दूसरा तरीका कौन सा अपना जिससे बच्चे इसे समझ सकें। ठीक है, ये अर्थपूर्ण अधिगम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से टीचर जो होते हैं वो उसका प्रयोग करके बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है कि ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है। ईवीएस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। दूसरा कह रहा है कि ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। ईवीएस शुड बी लर्न थ्रू लोकल रिसोर्सेज। तीसरा कह रहा है कि ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। ईवीएस प्राइमरली डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चौथा कह रहा है कि कक्षा फर्स्ट और सेकेंड में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होनी चाहिए। वे शुड बी लर्न थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो ईवीएस होती है वो मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। ईवीएस प्राइमरली डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ईवीएस कैसा विषय है, एक अंतः विषयक विषय है जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा से अंतः संबंधित है। ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अंतः विषय है। ये हमारी साइंस, सोशल साइंस यानी कि एसएसटी और हमारे पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ है। ईवीएस के शिक्षण में स्थानीय संसाधनों और छात्रों की स्थानीय भाषा को ध्यान में रखते हुए शिक्षण देना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए कि जो स्थानीय संसाधन होते हैं उनके बारे में, छात्रों की जो स्थानीय भाषा होती है उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण समझने में सहायता हो। और पहला और दूसरा ये दोनों ईवीएस की भाषा और गणित के माध्यम फर्स्ट और कक्षा सेकेंड में ईवीएस कैसी होती है, मुख्यतः भाषा और गणित के माध्यम में होनी चाहिए। तीनों ही कथन पूरी तरह से सत्य हैं, परंतु ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। ये कथन कैसा है, गलत है, क्योंकि ये एक अवधारणा है जो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पढ़ाई जाती है। और इससे हमसे गलत पूछा था तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। इन केस ऑफ बिलो एवरेज स्टूडेंट क्लास व्हाट विल यू डू एज एन ईवीएस टीचर। पहला है कि उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, मेक देम राइट कॉन्सेप्ट्स मेनी टाइम। दूसरा है उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, मेक देम सिट इन द फर्स्ट रो एंड गाइड देम कॉन्स्टेंटली। तीसरा कह रहा है कि उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना और सुधारने के लिए समाधान खोजना और लागू करना, आइडेंटिफाई देयर वीक एरियाज एंड डिजाइन रिमेडियल मेजर्स फॉर देम। और चौथा कह रहा है कि उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना, गिव देम एडिशनल टास्क फॉर होम फॉर प्रैक्टिस। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उनके कमजोर जो पक्ष होते हैं उनको ढूंढना और सुधारने के लिए समाधान खोजना और लागू करना, यही कर्तव्य होता है कि जो जिस स्टूडेंट के कमजोर पक्ष होते हैं, जिसमें जो वीक होता है उसको खोज लेना, उसको सुधारने का प्रयत्न करना और उसमें समाधान खोजना और उसको लागू करना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक पर्यावरण एनवायरमेंटल स्टडीज
टीचर होने के नाते हम कक्षा के जो औसत छात्र हैं, उनके जो कमज़ोर पक्ष हैं उनको ढूँढेंगे और उन बच्चों की समस्याओं के समाधान को क्या करेंगे, खोजेंगे। उचित समाधान मिल जाएगा जब हमें, तो हम इसे कैसे करेंगे, बच्चों पे लागू कर देंगे, जिससे कि वे प्रतिभा से परिपूर्ण हो जाएंगे। और शिक्षक का जो पूर्ण दायित्व होता है कि वह अपने सभी बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो रुचियां होती हैं, जो कमज़ोर पक्ष होते हैं, उनको ध्यान में रखे, उन्हें सहयोगी यदि उपचारात्मक शिक्षण दे, जिससे कि वह क्या कर सके, अपनी समस्याओं का निवारण उनके हो सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। द एरिया ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इंक्लूड्स, पहला है कि औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तीसरा है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, चौथा है विद्यालय शिक्षा स्कूल एजुकेशन। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज शिक्षा के क्षेत्र में फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा शामिल है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी तथ्य होते हैं, कहानी, जानकारियाँ होती हैं और कारक होते हैं, वो कैसे होते हैं, शामिल होते हैं, जो विद्यार्थियों को उनके परिवार, उनके माता पिता, समाज, विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थाओं से प्रभावित करते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या होता है कि जितनी भी जानकारियाँ हैं, कारक हैं, वो सभी समाहित होते हैं, जो कि विद्यार्थी को, यानी जो स्टूडेंट्स होता है उसको, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी जो सोसाइटी और जो उसका स्कूल होता है और अन्य शिक्षण संस्थानों से उनसे प्रभावित करते हैं। इनके द्वारा क्या होता है कि विद्यार्थियों में जो जीवन की वास्तविक व्यवहारिक और जीवन की वास्तविक व्यवहारिक जानकारियाँ और प्रत्यक्ष अनुभव की समझ होती है, वो भी विकसित हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक और अनौपचारिक जो दोनों शिक्षाएं होती हैं उनको शामिल कर लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इम्प्रूव व्हेन टीचर एम्फाइसेस अपॉन, ऑप्शन ए है डायलॉग संवाद पर, ऑप्शन बी है लिखित और मौखिक परीक्षा पर, रिटन एंड ओरल टेस्ट, तीसरा है टेक्स्ट बुक्स यानी पाठ्य पुस्तकों पर, चौथा है कंपटीशन एंड प्रतिस्पर्धा पर। अवधारणा समझ तब अच्छी होती है विद्यार्थियों में, तो कंपटीशन पे तो डालना नहीं है, टेक्स्ट बुक पर भी नहीं डालना है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ये, संवाद यानी डायलॉग पर। पूछ रहा है कि अवधारणात्मक समझ कब विकसित होती है, तो वो तभी अच्छी होगी जब हम किस पर जोर डालेंगे, संवाद पर डालेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा डायलॉग। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक होते हैं, टीचर्स वो क्या करते हैं, जो संवाद होते हैं उनमें जोर डालते हैं, क्योंकि संवेदात्मक शिक्षण विधि शिक्षा के प्रति बहुत ही व्यवहारिक होती है। और ये विधि क्या करती है कि ज्ञान और अनुप्रयोग की समझ तथा ग्रहण की प्रक्रिया ही नहीं है, पर जो बालक होते हैं इन विधि द्वारा वह अवधारणात्मक चिंतन से जुड़ जाते हैं, और ये बच्चों में सूक्ष्म और विवेचनात्मक सोच में सुधार करती है और उनमें समस्या समाधान का जो कौशल है उसमें भी वृद्धि कर लेती है। संवादात्मक शिक्षण सभी विधि को रचनात्मक और नवीन समाधान खोजने के लिए क्या करता है, समर्थ बनाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपख्यानात्मक अभिलेख से इनमें क्या नहीं होना चाहिए, तो पूछा है नहीं। ठीक है, नहीं याद रखना। पहला है समस्याओं पर केंद्रित होना, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, दूसरा है निर्णायक होना, मेक जजमेंट, तीसरा है बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, चौथा है कि बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना, आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। तो इसमें से सही तो इसमें से हमें सही जोड़ा बताना है। पहला दूसरा है तीसरा, दूसरा कह रहा है सी और डी, तीसरा कह रहा है बी और सी, चौथा कह रहा है बी और डी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। सही है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यालय व्यवस्था में उपख्यानात्मक अभिलेख शिक्षकों को क्या करता है, सूचित करता है, क्योंकि वे अनुभवों को सीखने के लिए, परिवारों को जानकारी प्रदान करने के लिए और संभावित विकासात्मक देरी की पहचान करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन अभिलेखों का उपयोग हम व्यक्तिगत छात्र व्यवहार, कौशल और दृष्टिकोण के विशिष्ट अवलोकन को अवलेख करने के लिए करते हैं।
क्योंकि ये अध्ययन कार्यों के परिणामों से कैसे होते हैं, संबंधित होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें ताकत और कमजोरियों को पहचानने के लिए, बच्चों की रुचि जिज्ञासा को पहचानने के लिए उपख्यानात्मक अभिलेखों से संबंधित, जबकि समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना अभिलेखों से संबंध नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है, घर की मक्खियां बीमारी फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा। इन एन ईवीएस क्लास अ टीचर डिस्कस डेट हाउस फ्लाइज spread disease, the most appropriate learning resource for decision डिस्कशन विल बी। पहला है न्यूज़पेपर अखबार, दूसरा है फ्लैश कार्ड, तीसरा है स्लोगन्स, चौथा है पोस्टर्स। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अखबार यानी कि न्यूज़पेपर। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक ईवीएस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज की जो क्लासरूम है उसमें जो टीचर होता है वो चर्चा करता है कि घर की जो मक्खियाँ होती है वो क्या करती हैं, बीमारी को फैला देती है। क्योंकि इसमें चर्चा के लिए उपयुक्त संसाधन क्या होगा, अखबार। शिक्षक मक्खियों से फैलने वाली बीमारियों की कटिंग समाचार पत्रों से क्या कर लेता है कि उसको काट कर अपने पास रख लेता है, नहीं समाचार पत्रों से कर लेता है। उनसे संबंधित जो शोध कार्य परियोजना है उसका आयोजन करके बच्चों और बीमारियों के बारे में क्या कर देता है, जागरूक। अखबार बच्चों से वास्तविक दुनिया से जुड़ने में मदद करता है और इसके द्वारा बच्चों को तत्कालीन समस्याओं की भी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरिता teach the topic games we play by taking students to the playfield and making them play different games on different days. Minu teach the same topic by showing pictures, cards of different game to students यानी खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में क्या करती है, ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकारों को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। तो इसमें विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रहा है, हु इज यूजिंग अ मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट। पहला सरिता, दूसरा है मीनू, तीसरा है परिस्थिति पर निर्भर करता है, चौथा है कि दोनों सरिता और मीनू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरिता। ठीक है, कैसे सरिता, जरा व्याख्या से देख लो कि खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता क्या करती है कि विद्यार्थियों को खेल में मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है, जिससे बच्चे अधिक से अधिक सहभागिता दिखाते हुए पूर्ण रुचि के साथ प्रभावी और अधिगम करते हैं। होता क्या है कि क्लासरूम में आप चाहे चित्र दिखा दो, चाहे मूवी दिखा दो, चाहे कितना अच्छा पढ़ा दो, जब तक बच्चों लर्निंग बाय डूइंग नहीं होता, नहीं स्वयं करके नहीं सीखते, जब तक वो कुछ नहीं पा पाते। तो सरिता ऐसा ही करती है, इससे बच्चों को प्ले ग्राउंड ले जाती है, अच्छे से खेलती है और सारे गेम्स के बारे में उन्हें बताती है। तो बच्चों के बारे में वो देर तक नॉलेज रहेगी, उन्होंने उसे फील किया है तो वो क्या करेंगे, उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये शिक्षण प्रक्रिया से होता है कि बच्चों के व्यवहार में, उनके समाज में भावनात्मक रूप से प्रत्यक्ष अनुभवों का ज्ञान कराती है और वे खेल खेल में अर्थपूर्ण अधिगम कर लेते हैं। वहीं मीनू पाठ को अलग अलग चित्रकारणों के माध्यम से पढ़ाती है और अध्ययन की प्रक्रिया में साझेदारी और सुनिश्चित नहीं कराएगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे करके सीखने में अधिक रुचि हैं। सरिता की रणनीति ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि हम क्लासरूम में उतना अच्छा नहीं सीख सकेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जितना अच्छा हम प्ले ग्राउंड में सीखेंगे। तो किसकी अच्छी थी, सरिता की स्ट्रेटजी अच्छी थी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ईवीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। वहीं आप जूनियर लेवल के सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। हम रात 8 बजे कराते हैं और प्राइमरी लेवल के सुबह 8 बजे कराते हैं। उसकी प्ले लिस्ट बना रखी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।